के मधुबनी से चलकर एक परिवार हरिद्वार आ जाता है। लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लोग हरिद्वार मकर संक्रांति के महोत्सव पर गंगा स्नान करने के लिए आ जाते हैं। परिवार में पति पत्नी और उनका एक 3 साल का बेटा और 20 साल की एक जवान साली होती है। दोस्तों, अब ये लोग यहाँ पर 15 दिनों तक रहते हैं। 15 दिन रहने के बाद ये वापस अपने गांव मधुबनी में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती, उसकी साली और उसका 3 साल का बेटा होता है। वहाँ जाकर वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमारी पत्नी हमसे छूट गई, हमने बहुत कोशिश की और हमें वो नहीं मिली। घर वाले पूछने लगते हैं तुम 15 दिनों तक क्या कर रहे थे? तो पूरी कहानी बताते हैं कि हम दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, इसलिए हम वहीं पर थे और हमें वो नहीं मिली। दोस्तों, घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। लेकिन उसके बाद जो इस कहानी में होता है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत बदलाव लाने वाली ये कहानी है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बिहार के मधुबनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजेश नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम पार्वती जिसकी उम्र 28 साल होती है, 3 साल का एक बच्चा होता है और जो यहाँ पर साली होती है उसका नाम रेखा होता है, 20 साल उसकी उम्र होती है। ये सभी के सभी लोग सीधे मधुबनी से हरिद्वार आ जाते हैं और यहाँ गंगा स्नान करके 15 दिनों के बाद वापस अपने घर पर लौटते हैं। और जब घर लौटते हैं तो घर वालों से रो रो कर यही कह रहे थे कि जो पार्वती है वो हमारे साथ नहीं है, वो हमसे कहीं बिछड़ गई है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर बातचीत करते हैं, पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद फिर यहाँ पर लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने बाद जो राजेश होता है वो अपनी ससुराल पहुँचता है। वहाँ जाकर अपनी ससुराल वालों से कहने लगता है कि जो मेरी पत्नी है उसके लिए हरिद्वार से पुलिस वालों का फ़ोन आया है कि कई महिलाएं उन्हें मिली हैं, उनमें से हमें छांट कर यानी कि ढूंढ कर अपनी पत्नी को लेकर आना है। दोस्तों, अब यहाँ पर राजेश अपने साथ रेखा को लेकर जाता है और यहाँ पर घर वाले भी मना नहीं कर पाते क्योंकि घर वालों से वो कहता ही कुछ ऐसा है। रेखा को भी वहाँ पर पहचान करने के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों हरिद्वार पहुँच जाते हैं और हरिद्वार में लगभग 15 दिन रहते हैं। 15 दिन के बाद वापस फिर से मुंह लटका कर आ जाते हैं और जब घर वाले पूछते हैं तो बस वो यही कहते हैं कि वो हमें अब नहीं मिली। दोस्तों, घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर लगभग करीब 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद दोबारा से फिर राजेश अपनी ससुराल जाता है। वहाँ जाकर वही वाक्य दोहराता है कि रेखा को मेरे साथ जाना होगा। अब की बार घर वाले भी तैयार हो जाते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग हमारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से जो हरिद्वार है उसकी 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी है और जाने आने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेखा को इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि रेखा उस समय मेरे साथ में थी। दोस्तों, अब ये फिर वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर से 15 दिन रुकते हैं और 15 दिन रुककर फिर वापस आ जाते हैं। और अब यहाँ आकर वो यही कहते हैं कि अब शायद पार्वती कभी भी हमें नहीं मिलेगी क्योंकि पुलिस वालों ने तमाम जगह पर ढूंढ लिया है, कहीं पर भी उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 5 महीने का समय बीत जाता है। 5 महीने के बाद जो राजेश होता है फिर से अपनी ससुराल में पहुँचता है और ससुराल वालों से यही कहने लगता है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, रेखा के साथ अगर मेरी शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर वाले भी बड़े सीधे स्वभाव के होते हैं, घर वाले इस सब के लिए राजी हो जाते हैं और रेखा की शादी राजेश के साथ में कर दी जाती है। अब तो रेखा को राजेश लेकर अपने घर पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन यहाँ जाने के बाद जो राजेश होता है वो एक JCB चलाने लगता है और JCB चलाने के लिए उसे बाहर रहना पड़ता। घर पर रेखा अकेली रहती,
रेखा का स्वभाव पार्वती जैसा नहीं होता। रेखा तो अलग ही टाइप की होती है, वो तो मौज मस्ती वाली लड़की होती है। पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़का जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसके प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। और जब इस सब के बारे में राजेश को पता चलता है तो राजेश को बहुत ही बुरा लगता है। राजेश सोचने लग जाता है कि यार ये तो तेरे साथ में बहुत गलत कर रही है। अब रेखा से वो कहने लगता है कि रेखा तू मेरे साथ में बहुत गलत कर रही है। तो यहाँ पर रेखा राजेश से कहने लगती है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, तुमने दीदी के साथ में भला कौन सा भला काम किया था, तुमने भी तो बहुत बुरा काम किया था, उसे ऐसे ही तुम वहाँ छोड़कर आ गए थे। दोस्तों अब राकेश यहाँ पर कहने लगता है कि तुम भी तो मेरे साथ में थी, मैंने अकेले वो काम थोड़ी किया था, तुम भी तो मेरे साथ में थी। अगर इस सब के बारे में पता चलेगा तो हम दोनों के दोनों ही जेल के अंदर जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो राजेश होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, मन ही मन उन बातों को याद करने लगता है जो उसने अपनी पत्नी के साथ किए थे। दोस्तों दरअसल यहाँ पर राजेश, पार्वती, रेखा और इनका 3 साल का बेटा जब हरिद्वार गए थे तो ये लोग यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग कर चुके थे कि पार्वती को हमें रास्ते में छोड़ना है, क्योंकि जो राजेश है और रेखा है एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे थे। और यहाँ तक कि वो लोग ये चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। शादी के बीच में जो रोड़ा बन रही थी वो पार्वती थी। पार्वती जो होती है वो बहुत ही सीधे स्वभाव की होती है, बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो गूंगी होती है, बेचारी बोल नहीं पाती, अनपढ़ होती है बेचारी, कुछ लिख कर भी नहीं कह पाती, वो तो बस इशारों में ही समझाती है। और जब ये लोग वहाँ पर उसे छोड़ कर आ जाते, चुपचाप वहीं पर 15 दिन रहते हैं, 15 दिन देखते हैं, 15 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर होटल में रुकते हैं, वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, 15 दिन फिर से रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तीसरी बार फिर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन आज राजेश की समझ में आ चुका था कि तेरी पत्नी तो बहुत बेहतर थी, जो तेरी साली है, फिलहाल तेरी पत्नी है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बेकार है, ये तो अब उस लड़के के साथ किसी ना किसी दिन भागी जाएगी और तू अब रोड पर रह जाएगा। दोस्तों ये मन ही मन ऐसे विचार करने लगता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं जेसीबी खरीदने के लिए पटना जा रहा हूँ, मेरा मालिक नई जेसीबी खरीद रहा है और उसके लिए मुझे 3-4 दिन का समय लग जाएगा, तू तब तक घर पर ही रहना। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है रेखा, वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ, और राजेश वहाँ से सीधा पटना ना जाकर हरिद्वार पहुंच जाता है और हरिद्वार अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। उन गलियारों में ढूंढता है, कोई भी ऐसी गलियारी उससे नहीं बची थी जहां पर उसने अपनी पत्नी को नहीं ढूंढा था। जिस जगह पर छोड़कर आया था उस जगह पर भी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी पत्नी का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों 3 दिन बीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, टूटकर नज़दीकी पुलिस के पास जाता है और वो वक्त होता है फरवरी 2026 का, यानी कि हाल फिलहाल का ही। और वहां जाने के बाद पुलिस वालों को पूरा वाकया बताता है कि किस तरह से मेरी पत्नी यहाँ पर छूट गई थी। तो यहाँ पर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुमने कभी पुलिस में खबर क्यों नहीं की। वो कहता है कि मैंने अपने वहाँ पर खबर की थी। तो यहाँ पुलिस वाले कहते हैं अगर वहाँ पर पुलिस में खबर की होती तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर आती, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तू सही सही बता तेरा मामला क्या था। फिर ये टूटता है और पूरा मामला सही सही बता देता है। दोस्तों अब पुलिस वाले इसे एक महिला के पास लेकर जाते हैं जिस महिला का नाम होता है भारती देवी। वहां पर महिला भारती माँ के नाम से पुकारा करती हैं। दोस्तों वहां उस आश्रम में 25 महिलाएं होती हैं जिन्होंने बिल्कुल साधारण साध्वी का भेष धारण कर रखा था, सभी ने तिलक लगा रखा था और ऐसी साड़ी पहन रखी थी जो बिल्कुल भगवा रंग में रंगी होती है। दोस्तों अब इन 25 महिलाओं में से राजेश पार्वती को पहचान लेता है और पार्वती जब अपने पति को देखती है तो वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, अपने पति के पास आ जाती है, उसके गले लिपट जाती है, उसके चरणों में बैठ जाती है और इशारों इशारों में अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। दोस्तों यहाँ पर राजेश कहता है कि बेटा ठीक है, वो घर पर है। और अब यहाँ पर पुलिस भी इसे ऐसे नहीं रखना चाहते थे कि इसको इस सब के बारे में ना पता चले। फिर यहाँ पर इस महिला को इशारे ही इशारों में पूरा वाक्य बताया जाता है। तो पार्वती अब यहाँ से जाने से मना कर देती है कि मेरे बेटे को यहाँ पर भिजवा दो, मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती।
जो राजेश होता है वो पार्वती के पैरों में बैठ जाता है और बैठकर उससे विनती करने लगता है, कहने लगता है कि पार्वती मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बहन रेखा ने तो अपना रंग दिखा दिया, वो तो मुझे छोड़कर दूसरे के साथ भागी रही है, लेकिन तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जेल के अंदर चला जाऊंगा और मेरा कोई भी नहीं रहेगा, आपका भी कोई नहीं रहेगा, हमारा बच्चा रोड पर आ जाएगा। यहाँ पर जो भारती देवी है वो भी पार्वती को समझाती है। फिर पार्वती की समझ में आ जाता है, पार्वती सीधे अपने गांव वहीं मधुबनी में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद पुलिस भी इनके साथ में होती है। दोस्तों, जो घर वाले होते हैं, घर वाले जब इस पूरे मामले को सुनते हैं तो घर वालों को एक बार के लिए बहुत बड़ा गुस्सा भी आता है और घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब तो यहाँ पर जो पार्वती है वो भी ऐसी स्थिति में थी कि वो अब अपने बेटे और पति को पाकर उसे छोड़ दे तो कैसा रहेगा, ना छोड़े तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पर ये सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और बातें इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर राजेश को अपना लिया जाता है, पार्वती उसे अपना लेती है, जो परिवार उसका माई का पक्ष होता है वो भी अपना लेता है, सभी लोग अपना लेते हैं। इधर जो यहाँ पर इसकी साली होती है रेखा, वो दूसरे लड़के धर्मेंद्र के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पार्वती से जब पूछा जाता है, पार्वती वैसे तो बोलती नहीं, इशारों में ही वो बता रही थी, रो रो कर अपने दुखड़ों को बता रही थी। इधर जो भारती देवी है, जब वो पूरा वाक्य उनके लिए बताती है तो वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्वती कई दिनों तक तो खाना नहीं खाती, वो अपने बच्चे और अपने पति और अपनी बहन के विलाप में रोती रहती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसे तो यहाँ पर छोड़कर जाया जा चुका है। दोस्तों, फिर यहाँ पर भारती देवी भी उसे समझाती हैं, काफ़ी समझाने के बाद उसकी समझ में आता है और अब यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ में है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर क्या राजेश को कुछ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी या इसको ऐसे छोड़ दिया, ये ठीक किया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, हमारा मानना तो ये है, राजेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी पत्नी के साथ में, उसने अपनी साली के साथ मिलकर बहुत ही बड़ा क्राइम किया था, उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर उस छोटे से बच्चे को देखते हुए, पार्वती को देखते हुए, पार्वती ने इन सब को माफ़ कर दिया है और माफ़ करके पार्वती अब यहाँ अपने पति के साथ रह रही है। पार्वती गूंगी है, अनपढ़ है और बेचारी बहुत ही सीधी है। फिलहाल यहाँ पर उसका जीवन दोबारा से बस जाता है। हालांकि भारती देवी के पास भी रहकर वो भगवान का ध्यान किया करती, वहीं पर रहा करती। लगभग 2.5 से 3 साल वो वहीं पर रही है और 2.5 से 3 सालों में वो पता नहीं कितनी बार रोई है, कितने दिन अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए आंसू बहाए हैं। लेकिन जब उसकी हकीकत उसके सामने आती है तो उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी क्रोध आता है। दोस्तों, क्रोध तो आना लाजमी था। अगर किसी का पति किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर आ जाए तो गुस्सा तो आना ही था। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघुवीर तेवतिया का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा का, बहुत ही सुंदर कहानी है, सच्चाई पर आधारित कहानी होती है। सर, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास गुर्जर जी, हम आपकी कहानी हर दिन सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, वो हमारी हर एक वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, मोनू जैन जी, शंकर स्वामी जी, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। रामलाल लाधा जी, सर मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आपके वीडियो जितने भी मैंने देखे उन सभी में पुनर्जन्म लेने वाले वही लोग होते हैं जिसकी मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी कारण से अकाल मृत्यु हुई हो, या ऐसे ही लोगों को पुनर्जन्म घटना याद रहती हैं। अब तक मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें साधारण मौत के
करने वाले लोग पिछले जन्म को बताते हों, लेकिन यह निश्चित है कि पुनर्जन्म होता है, अर्थात आत्मा अजर अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव जी। ये सच्ची बात है, दूसरा जन्म होता है। इस इंसान का उसे पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती हैं। जय हिंद, जय भारत। गोपालगंज बिहार 28 से, वार्ड नंबर 23 से। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी, भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, सराहनीय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, हाँ जी होता है दूसरा जन्म, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी का हमें लिखती पुनर्जन्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विजय कुमार दावे जी हमें कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, सुपर से भी ऊपर वीडियो है। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।